डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 11 मार्च को सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर देंगे। आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं सामाजिक विज्ञान के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी बोर्ड परीक्षा 11 मार्च 2025 में बिल्कुल 100% पूछे जाएंगे। तो आप लोगों को इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना है। मेरे प्यारे बच्चों, एक एक प्रश्न का उत्तर मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। यदि उत्तर आपके दिमाग में बैठ गया तो आपको प्रश्न का उत्तर रटना नहीं पड़ेगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न यहाँ पर ध्यान दें आप लोग। जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं? कुछ उदाहरण दीजिए। तो जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं? ऐसे संसाधन जिनकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है तथा जिनमें जीवन व्याप्त होता है, उन्हें जैव संसाधन कहते हैं। कहने का बिल्कुल आसान सा मतलब ये है कि जो जीवित अवस्था में होते हैं, जिनकी वृद्धि होती है, जिनका विकास होता है, वह होते हैं जैव संसाधन। जैसे कि पशुधन, कोई पशु पक्षी कुछ हो गया, मत्स्य जीवन यानी कुछ मछलियां, जैसे कि मछलियां हैं, ये जैव संसाधन हैं। प्राणी जगत, वनस्पति जगत यानी पेड़ पौधे और फूल पत्ते, ये सारी चीजें जो हैं जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। और मनुष्य आदि। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दें, आगे अजैव संसाधन क्या हैं? ऐसे समस्त संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से निर्मित होते हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे धातुएं एवं चट्टानें क्या हैं? अजैव संसाधन हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर है, अभ्रक की उपयोगिता बताइए। भारत में इसके 2 उत्पादक राज्यों के नाम बताइए। तो अभ्रक की उपयोगिता क्या है और भारत में इसके 2 उत्पादक राज्य कौन से हैं? अभ्रक एक ऐसा खनिज है जो प्लेटो अथवा पत्रण क्रम में पाया जाता है। यह परतें इतनी महीन हो सकती हैं कि इसकी 1000 परतें कुछ सेंटीमीटर ऊंचाई में समाहित हो सकते हैं। अभ्रक पारदर्शी, काले, हरे, लाल, पीले अथवा भूरे रंग का हो सकता है। अभ्रक विद्युत व इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में प्रयुक्त होने वाले अपरिहार्य खनिजों में से एक है। अभ्रक के निक्षेप छोटा नागपुर पठार के उत्तरी पठारी किनारों पर पाए जाते हैं। बिहार, झारखंड की कोडरमा, गया, हजारीबाग पेटी अग्रणी उत्पादक है। राजस्थान के मुख्य अभ्रक उत्पादक क्षेत्र अजमेर के आसपास हैं। आंध्र प्रदेश की एक नेल्लोर अभ्रक पेटी भी देश की महत्वपूर्ण उत्पादक पेटी है। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रश्न है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई? इसका मुख्य कारण क्या था? तो मेरे प्यारे बच्चों, फ्रांस की क्रांति हुई थी सन 1789 ईस्वी में। और फ्रांस की क्रांति के अनेक कारण थे, किंतु इसका मुख्य कारण क्या था? आर्थिक असमानता और राजा के स्वेच्छाचारी निरंकुश शासन को माना जा सकता है। यानी फ्रांस में आर्थिक असमानता थी और राजा कैसा था? स्वेच्छाचारी था और वह एक निरंकुश शासन करता था। क्योंकि यहाँ पर ध्यान दें, मेन कारण क्या था? आर्थिक असमानता और राजा का निरंकुश शासन। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, नमक सत्याग्रह क्यों प्रारंभ किया गया था? इसका संक्षिप्त विवरण दीजिए। चलिए यहाँ पर ध्यान दें आप लोग, गांधी जी द्वारा की गई नमक यात्रा वास्तव में उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक शक्तिशाली प्रतीक था। चूंकि नमक भोजन का अभिन्न हिस्सा है और निर्धन धनवान सभी इसका प्रयोग करते थे, करते हैं और करते रहेंगे, इसलिए नमक को गांधी जी ने अपने आंदोलन का आधार बनाया। नमक पर लगे हुए कर
तथा उसके उत्पादन पर सरकारी इजारेदारी का गांधी जी द्वारा घोर विरोध किया गया। 31 जनवरी 1930 ईस्वी को गांधी जी ने वायसराय इरविन को एक पत्र लिखा और इस पत्र में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया था। इनमें से कुछ सामान्य मांगे थी, जबकि कुछ मांगे उद्योगपतियों से लेकर किसानों तक विभिन्न तबकों से जुड़ी हुई थी। गांधी जी इन मांगों के माध्यम से समाज के सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ना चाहते थे ताकि सभी उनके अभियान में शामिल हो सकें। इनमें से सर्वाधिक प्रमुख मांग नमक कर को समाप्त करने के बारे में थी। सफलतापूर्वक नमक यात्रा निकालकर गांधी जी ने औपनिवेशिक वित्त सरकार को अपने सत्याग्रह के तरीके से उत्तर दिया। नमक यात्रा वास्तव में उपनिवेशवाद के विरुद्ध प्रतिरोध का सबसे बड़ा प्रतीक थी। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर ध्यान दें, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इसको भी आप लोग तैयार कर लेना। आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं? आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान देना, इसका उत्तर क्या होगा? ऐसे उद्योग जिन पर अन्य कोई उद्योग निर्भर करते हैं आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। अर्थात एक उद्योग केंद्र का तैयार माल दूसरे उद्योग के लिए कच्चे माल का काम करता है, आधारभूत उद्योग कहलाता है। लोहा इस्पात उद्योग, भारी मशीन उद्योग, पेट्रो रसायन उद्योग तथा सीमेंट उद्योग आधारभूत उद्योगों के उदाहरण हैं। प्रत्येक उद्योग में मशीनों का प्रयोग होता है। उसे मशीनों का रूप यानी उस मशीन का रूप कोई भी हो सकता है। वह मशीन अंततः लोहा इस्पात उद्योग की देन है, क्योंकि जो मशीन होगी वह किसकी बनी होगी? लोहे की ही बनी होगी। चलिए अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में एक संक्षिप्त लेख लिखिए। प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आप लोगों को इस प्रश्न को जरूर तैयार कर लेना है। राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यम वर्गीय जर्मन लोगों में काफ़ी व्याप्त थी। उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था, मगर इस पहल को राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दिया। उनका प्रशा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया। उसके बाद प्रशा ने राष्ट्रीय एकीकरण की आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। उसका मुख्यमंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था। किस प्रक्रिया का? और आगे आप लोग ध्यान दें, जिसने प्रशा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रशा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। जनवरी 1971 में वर्साय में हुए एक समारोह में प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया और इस तरह 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ। चलिए अगला प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सत्याग्रह का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा गांधी जी के सत्याग्रह के विचारों का भी उल्लेख कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अर्थ क्या है सत्याग्रह का? सत्याग्रह के विचार का मूल आधार सत्य की शक्ति पर आग्रह तथा सत्य की खोज करना है। गांधी जी इसके प्रबल समर्थक थे तथा उन्होंने इसकी व्याख्या इस प्रकार की है। गांधी जी ने क्या कहा है सत्याग्रह के बारे में? अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं। दूसरा, प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। तीसरा, इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को झिझोड़ना चाहिए,
उत्पीड़क शत्रु को ही नहीं बल्कि सभी लोगों को हिंसा के जरिए सत्य को स्वीकार करने पर विवश करने की बजाय सच्चाई को देखने और उसे सहज भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। अगला है, इस संघर्ष में अंततः सत्य की ही जीत होती है। गांधी जी का अटूट विश्वास था कि अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर क्या होगा? केंद्र सरकार ने भारत के लगभग 625 जिलों में काम का अधिकार लागू करने के लिए एक कानून बनाया है। इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 यानी मनरेगा 2005 कहते हैं। इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला उद्देश्य क्या है मेरे प्यारे बच्चों? उन सभी लोगों को जो काम करने में सक्षम हैं और जिन्हें काम की जरूरत है को सरकार द्वारा वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। और दूसरा, यदि सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में असफल रहती है तो वह लोगों को बेरोजगारी भत्ता देगी। तीसरा, इस अधिनियम ने उन कामों को वरीयता दी जाएगी जिनसे भविष्य में भूमि से उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दें, इस तरह के सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लेना। ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। जय हिंद।